आप सभी का फिर से हमारे iOS फ्रेंड्स में स्वागत, अभिनंदन और आभार। आज मैं आपको कुछ नया पढ़ाऊंगी। नया मैं चैप्टर स्टार्ट करने वाली हूं जिसका नाम है क्या हो सकता है। सोचिए, आप खुद भी सोच सकते हैं। ठीक है, तो आपको नहीं पता है तो मैं स्टार्ट कर रही हूं भारतीय संविधान के बारे में। भारतीय संविधान जिसके बारे में मैं सोचती हूं कि इसका नॉलेज हम सभी को होना चाहिए। इसका नॉलेज ऐसे बड़े बच्चों के साथ साथ छोटे बच्चों को भी होना चाहिए। ठीक है, कोई भी स्कूल जाता है या कोई व्यक्ति नहीं पढ़ा लिखा है लेकिन उसे अपने संविधान के बारे में तो थोड़ी बहुत जानकारी होनी ही चाहिए। उन्हें पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ क्या क्या चीजें हैं, कौन से कानून हैं, कौन से चीजें हैं, कौन से अधिनियम हैं, ये सारी चीजें हमें मालूम होनी चाहिए। आजकल देखा होगा अगर आपने व्यक्ति को कि एक पुलिस से डरता है। क्यों? क्योंकि उसे अपने कानून नहीं पता, उसे चीजें नहीं पता है, इसलिए वो पुलिस को देख के पहले ही डर जाता है, चाहे उसने गलती की हो या ना की हो। तो मेरा मानना है कि हमें इन चीजों के बारे में खुद तो जाने, लेकिन क्या करें, अपने आसपास भी जिन्हें नहीं पता उनको भी इस चीज का ज्ञान दें। तो भारतीय संविधान की बात करते हैं। भारतीय संविधान क्यों आया, कैसे आया, क्या चीजें हुई, कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे यहाँ आई, कैसे कैसे चीजें होती गई, कैसे कैसे एक्ट आ गए और कैसे कैसे हम स्वतंत्र हो गए और कैसे कैसे भारतीय संविधान का निर्माण हो गया। तो आज मैं बात करती हूं भारत के संविधान के बारे में। भारत का संविधान, भारत का संविधान एक ऐसा संविधान है, कहते हैं कि देश का सर्वोच्च नियम वाला संविधान है जो कि बहुत से देशों के द्वारा लिया गया है। वास्तव में कह सकते हैं यह एक पुस्तक है जिसमें देश के प्रशासन और अन्य सभी कार्यों को संचालित करने के लिए विभिन्न प्रकार के नियम बनाए गए हैं, अधिनियम बनाए गए हैं। संविधान का पालन करना देश के सभी नागरिकों का कर्तव्य है। अब क्या है, जैसे आपने देखा कि अगर कोई व्यक्ति चोरी करता है तो चोरी करने पर उसे कौन सा दंड मिलेगा वो हमारे किस में उल्लेखित है, तो हमारे संविधान में उल्लेखित है। ठीक है, तभी एक आदमी चोरी करने से डरता है कि अगर मैं चोरी करूंगा तो मुझे जेल हो जाएगी या मुझे पुलिस लेके चले जाएगी। तो ये सारी चीजें उल्लेखित है हमारे संविधान में। अब संविधान है, अब बात करते हैं इसी में हमारा सर्वोच्च न्यायालय की। सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय जिसे सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं कि भारतीय संविधान का रक्षक है। तो किसी को ना किसी को आगे तो आना पड़ेगा संविधान की रक्षा के लिए, तो इसके लिए बनाया गया सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, ये हमारी संविधान की रक्षा करता है। कोई भी कानून पारित होता है या कोई भी क्वेश्चनिंग संविधान में उठती है तो इसकी रक्षा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट आगे आता है। इतना आपको समझ में आ गया। विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है भारत का। B.R. अम्बेडकर की बात करते हैं तो B.R. अम्बेडकर ने भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। ठीक है, इतना आ गया आपको समझ में। बात करते हैं कि हमारे संविधान बनने से पहले क्या क्या चीजें थी, क्या क्या रेगुलेशन हुए, कौन कौन से एक्ट आए, इसका निर्माण कैसे हुआ, इसका क्रम कैसे चला। तो अब मैं बात करती हूं भारतीय संविधान के अगर एक्ट की बात करते हैं तो एक्ट हम दो पारी में पढ़ेंगे। एक्ट एक पढ़ेंगे 1600 से कहां तक, 1600 से 1919 तक। ठीक है, और 1919 से यहां पे पढ़ेंगे 1935 एक्ट से 26 जनवरी 1950 तक, जब हमारा संविधान लागू हुआ था। इतना आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो 1600 की बात करते हैं
कि 1600 का चार्टर एक्ट क्या था। 1600 का चार्टर एक्ट की बात करते हैं तो 31 दिसंबर 1600 में हमारी जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसकी स्थापना हुई और एलिजाबेथ जो है, एलिजाबेथ ने क्या किया कि 15 साल के लिए पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने की अनुमति दे दी। ठीक है, अब इनका प्रशासन तो बन गया। अब इनका प्रशासन कौन चलाता था? इनका प्रशासन चलाता था गवर्नर और उसके साथ 24 अन्य सदस्य। धीरे धीरे क्या हुआ कि धीरे धीरे कंपनी व्यापार को छोड़ राजनीति में भाग लेने लगी। करने तो व्यापार आई थी, लेकिन जब व्यापार करते करते उन्हें यहाँ के बारे में मालूम हुआ तो यहाँ पर क्या करने लगी? राजनीति करने लगी। तो सबसे पहले हमारे यहाँ एक एक्ट आता है, वो कौन सा एक्ट है? 1726 का चार्टर एक्ट। 1726 का चार्टर एक्ट। ठीक है, 1726 के चार्टर एक्ट की बात करते हैं तो 1726 के जो चार्टर एक्ट है इसमें क्या हुआ था? इसमें 3 प्रेसिडेंसी, कलकत्ता प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी और हमारी बंबई प्रेसिडेंसी के लिए विधि कानून इंग्लैंड में स्थित बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाता था, जिसमें गवर्नर और 24 अन्य सदस्य होते थे। इतना आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो 1726 एक्ट में आपको पता चल गया कि 3 प्रेसिडेंसी हैं, कलकत्ता, मद्रास और बंबई। अब इनमें क्या हुआ कि इस एक्ट में कि जो प्रेसिडेंसी हैं इनके लिए विधि प्रत्येक प्रांत में क्या होगा? अपने अपने गवर्नर होंगे और उनकी क्या होगी? परिषद होगी। इतना आपको समझ में आया। बात करते हैं हम इसके बाद 1773 एक्ट की, जो कि पेपर में कई बार पूछा जाता है और पेपर में कई बार आया है। तो सेकंड हेडिंग डालिए 1773 रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में बात करते हैं। अब क्या हुआ कि भारत में क्या हुआ? भारत में पहली बार एक सुनिश्चित शासन पद्धति प्रारंभ की गई और लॉर्ड नॉर्थ के द्वारा बनाई गई एक गुप्त समिति की सिफारिश से यह एक्ट बनाया गया। इसमें क्या क्या चीजें थी कि बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन क्या हुआ? मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी को कर दिया गया। और क्या हुआ? बंगाल के गवर्नर जनरल को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। ठीक है, और क्या हुआ? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का जो कार्यकाल था वो 1 वर्ष से बढ़ाकर 4 वर्ष कर दिया गया। इतना आपको समझ में आया? लेकिन क्या हुआ? उन्होंने क्या बोला? लेकिन प्रति वर्ष क्या होगा? 1/4 सदस्य क्या होंगे? अवकाश प्राप्त करेंगे। अगर आप राज्यसभा की बात करते हैं तो उसमें भी ऐसी चीजें बताई गई हैं। ठीक है, इसी एक्ट के द्वारा हमारा 1774 में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें क्या हुआ? एक हमारे मुख्य न्यायाधीश जिनका नाम क्या था? सर एलिजा इम्पे, और अन्य न्यायाधीश चैम्बर्स, लैमिस्टर, हाइट को बना लिया गया। ठीक है, अब न्यायालय बन गया। अब इस न्यायालय के अगर विरुद्ध अपील करेंगे तो कहां पे करेंगे? तो इस न्यायालय के विरुद्ध जो अपील करेंगे वह इंग्लैंड के प्रिवी काउंसिल में कर सकते थे। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया? ठीक है, और क्या क्या चीजें हैं भी इसमें? और क्या था कि कंपनी के जो कर्मचारी हैं वो बिना लाइसेंस प्राप्त किए व्यापार की अनुमति उन्हें नहीं दी गई। उन्हें लाइसेंस चाहिए ही चाहिए। और सभी सैनिक जो सभी सैनिक और सिविल शक्ति है वो गवर्नर जनरल को दे दी गई। यदि कोई विवाद हो जाए
तो क्या होगा, यदि कोई विवाद हो जाए तो निर्णायक मत देने का अधिकार भी गवर्नर जनरल को दे दिया गया। इतना आपको समझ में आया? ठीक है, आगे की बात करते हैं कि इस एक्ट की कमियां क्या थी। तो इस एक्ट की कमियां थी कि गवर्नर जनरल को भी हमारे सर्वोच्च न्यायालय के अधीन ला दिया गया और राजस्व भी सुप्रीम कोर्ट के अधीन ही रखा गया। तो ये इसकी कमियां थी। समझ में आया इतना? 1773 का एक्ट समझ में आ गया होगा। क्या क्या चीजें बताई मैंने? फर्स्ट मैंने बताया कि हमारा जो है बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, पहला। दूसरा मैंने क्या बताया? दूसरा मैंने बताया कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसकी स्थापना 1773 एक्ट में तो की गई, लेकिन कब बनाया गया? तो 1774 में। वो एक्ट नहीं है 1774। ठीक, फिर क्या हुआ? इसमें क्या है, वॉरेन हेस्टिंग को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। ये लाइन आप ऐड कर देना, ठीक है, जिसे भारत का गवर्नर जनरल कहा जाता था। ठीक है, ये हो गया। और बिना लाइसेंस के हम क्या कर सकते हैं? बिना लाइसेंस के हम कोई काम नहीं कर सकते, कोई व्यापार नहीं कर सकते, उन्हें अनुमति देनी पड़ेगी। और क्लाइव द्वारा प्रारंभ किए गए बंगाल के जो द्वैत शासन को इसमें क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। इतना आपको समझ में आया? लिखो 1773 एक्ट के अनुसार लिखो। फर्स्ट मैंने क्या बताया? पहला लिख लीजिए 1773 एक्ट के तहत कि बंगाल के, लिखो पहले, यहां पे लिख लो, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? 1774 में। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे, सर एलिजा इम्पे, और अन्य 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 कौन हो जाएंगे? अन्य हमारे हो जाएंगे चैम्बर्स, लैमेस्टर और हाइड। चैम्बर्स, चैम्बर्स, दूसरा क्या हो जाएगा? हाइट, थर्ड हो जाएगा लैमेस्टर। ये तीन हो गए, मुख्य न्यायाधीश की बात हो गई। और हमारा गवर्नर, बंगाल के गवर्नर को, दूसरा लिखो, बंगाल की गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, कहा जाने लगा। और क्या क्या चीजें हैं? बंगाल का हो गया गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया? उसके बाद मैंने बताया कि वॉरेन हेस्टिंग को बंगाल का गवर्नर जनरल क्या कहा गया? वॉरेन हेस्टिंग को, लिखो, थर्ड लिख लो, वॉरेन हेस्टिंग को बंगाल का क्या बना दिया गया? बंगाल का क्या बनाया गया? गवर्नर जनरल बनाया गया। दिख रहा होगा, बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। बनाया, ठीक है, नोट कीजिए इसे। और क्या क्या चीजें हैं? और तो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, जो जो इंपॉर्टेंट थी मैंने करवा दी है।
और कुछ इंपॉर्टेंट होता है तो मैं आपको बताती हूँ। इसकी कमियां भी लिखवाती हूँ थोड़ी देर बाद, पहले आप इसे नोट करना। ठीक है, नोट कर लिया। अब मैं इसकी कमियां बता देती हूँ कि कमियां इसमें क्या क्या थी। चलो इसे भी नोट कर लेते हैं। 1773 एक्ट की कमियां मैंने आपको बताई थी, कमियां। ठीक है, तो क्या क्या बताई थी मैंने इसकी कमियां। इसमें बताया था कि जो गवर्नर जनरल को भी सर्वोच्च न्यायालय के अधीन ला दिया गया। गवर्नर जनरल को भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, ऐसे लिख रही हूं इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर ला दिया गया। और दूसरा क्या है, जो राजस्व है, सेकंड मैंने क्या बताया, जो राजस्व है वो भी सुप्रीम कोर्ट के अधीन था। राजस्व सुप्रीम कोर्ट के अधीन था। ठीक है, एक बार दोबारा से देख लीजिए। मैंने आपको क्या बताया, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, इसमें क्या था, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई जो कि 1774 में की गई। इसके जो मुख्य न्यायाधीश थे वो सर एलिजा इम्पे थे। अन्य न्यायाधीश चैम्बर्स, हाइट एंड लेमिस्टर थे। बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा और वॉरेन हेस्टिंग को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। इसकी कमियां क्या थी, अब इसकी कमियां थी जो गवर्नर जनरल है उन्हें भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर ला दिया गया। मतलब कोई भी कार्य गवर्नर जनरल कर रहा है और सुप्रीम कोर्ट को सही नहीं लग रहा है तो वो क्या करेगी, गवर्नर जनरल में भी कानून बना देगी या इनमें भी केस हो जाएगा। और राजस्व जो है, राजस्व जो भी पैसा वगैरह है वो भी सुप्रीम कोर्ट के अधीन आ गया। मतलब जो भी अगर ये पैसा निकालेंगे उन्हें क्या करना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ेगी तब ये पैसा निकालेंगे। ये इनकी कमियां थी। अब क्या हुआ, जब ये सारी चीजें इसकी कमियां थी तो इन्हें दूर करने के लिए एक एक्ट लेके आए, 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट। पेपर में पूछा जाता है कि 1773 एक्ट की कमी को दूर करने के लिए कौन सा एक्ट लाया गया, तो कौन सा एक्ट लाया गया, एक्ट ऑफ सेटलमेंट। और इसमें क्या क्या चीजें हुई, इसमें पहला क्या हुआ कि गवर्नर जनरल को सर्वोच्च न्यायालय की सख्ती से दूर कर दिया गया, पहला। और इंडिया जो है, इंडिया के राजस्व संबंधी अधिकार को भी सर्वोच्च न्यायालय की अधीनता से बाहर कर दिया गया, दूसरा। तीसरा क्या है कि बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन मद्रास, बंबई के अलावा बिहार और उड़ीसा को भी शामिल कर लिया गया। इतना समझ में आया, नहीं आया, आ गया होगा शायद। ठीक है, अगर मैं 1773 एक्ट को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद में मतलब की बात करती हूँ तो वहां पे भी दो एक्ट लाए गए। ठीक है, कौन कौन से, डंडास अधिनियम लाया गया और इंडिया बिल ऑफ पॉक्स लाया गया। ठीक है, ये थोड़ा सा अगर इसके अंदर जाऊंगी ये डीप हो जाएगा, लेकिन थोड़ा बहुत बता देती हूँ। दोनों एक्ट इसलिए लाए गए थे कि तत्कालीन ब्रिटिश की मिली जुली सरकार नॉर्थ व फॉक्स के समय पास ना हो सके, तो इस कारण सरकार ने क्या किया, सरकार को त्याग पत्र देना पड़ा था।
ठीक है, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ हम पढ़ेंगे 1781 एक्ट ऑफ सेटलमेंट। मैं मिठा रही हूं। लिखो 1781 एक्ट ऑफ सेटलमेंट। 1781 एक्ट ऑफ सेटलमेंट। ठीक है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट मैंने क्या क्या चीजें बताई। फर्स्ट लिखो, पहले तो ये लिख लो 1773 एक्ट की कमी को दूर करने के लिए, एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए लाया गया था, दूर करने के लिए, दिख रहा होगा, के लिए लाया गया। ठीक है, फिर कौन कौन सी कमियां थी तो मैंने आपको बताई थी कि गवर्नर जनरल को, फर्स्ट जो हमारे गवर्नर जनरल हैं, जनरल को सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति से दूर कर दिया गया, सुप्रीम कोर्ट एससी की शक्ति से दूर कर दिया गया, दूर कर दिया गया। दूसरा मैंने बताया कि राजस्व को सुप्रीम कोर्ट की शक्ति से दूर रखा गया, या राजस्व को सुप्रीम कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट राजस्व को सुप्रीम कोर्ट की शक्ति से दूर कर दिया गया। ठीक है, ये तीसरा क्या बताया था मैंने? तीसरा मैंने बताया था कि बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन, बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन, कौन सा बताया था? मद्रास प्रेसिडेंसी के अधीन मद्रास, बंबई के अलावा, मद्रास, बंबई के अलावा कौन कौन आ गए थे? बिहार, उड़ीसा, और सिर्फ बिहार उड़ीसा को शामिल कर लिया गया। बिहार उड़ीसा को शामिल कर लिया गया। तो आया एक्ट ऑफ सेटलमेंट समझ में? इसे नोट कीजिए फटाफट से। तो 1781 एक्ट ऑफ सेटलमेंट की बात करते हैं तो 1773 की एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए इसे हम लाए थे। दूसरा इसमें क्या क्या जो कमियां थी, जो एक्ट की कमियां कौन कौन सी थी कि मैंने बताया था आपको। गवर्नर जनरल
को सुप्रीम कोर्ट के अधीन कर रखा गया था। तो इसमें क्या किया गया कि जो गवर्नर जनरल है उन्हें सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों से दूर कर दिया गया। ठीक है। दूसरा जो राजस्व है, राजस्व उस टाइम पे जो 1773 एक्ट में था तो वो सुप्रीम कोर्ट के अधीन था, लेकिन यहाँ पे उसके अधीन नहीं करा, उसे भी सुप्रीम कोर्ट की शक्ति से दूर कर दिया गया। थर्ड मैंने बताया बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन जो मद्रास बंबई के अलावा कौन कौन आ गए, बिहार उड़ीसा को भी शामिल कर लिया गया। अब इसे फटाफट से नोट कीजिए, फिर मैं आपको इसका आगे पढ़ाती हूँ। हो गया होगा नोट। 1781 की बात हो गई है, 1784 में चलते हैं। चले तो 1784 में चलने से पहले या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, मैं 1784 की बात करती हूँ। 1784 पिट्स इंडिया एक्ट, भारत में ब्रिटिश अधिकारीन क्षेत्र। ठीक है, तो पिट्स इंडिया एक्ट की हम बात कर रहे हैं। तो कंपनी के जो व्यापारिक क्रियाकलाप व राजनीतिक क्रियाकलाप को हमने क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया। एक को हम क्या कहने लगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहने लगे। एक को हम क्या कहने लगे, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर कहने लगे। डायरेक्टर कौन से होंगे, डायरेक्टर में जो व्यापारिक क्रियाकलाप करेंगे वो डायरेक्टर हैं, और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर कौन से हैं, जो राजनीतिक क्रियाकलाप करेंगे। ठीक है, इसके लिए हमने कुछ 6 सदस्य नियुक्त किए गए और इनकी जो नियुक्ति की गई वो राज्यपाल द्वारा की गई। ठीक है, गवर्नर जनरल प्लस परिषद जो है वह प्रांतीय गवर्नर और परिषद की संख्या 4 से घटाकर क्या कर दी गई, 3 कर दी गई। ठीक है, और क्या किया गया इसमें, और किया गया कि कंपनी में क्या होता था, कंपनी के कर्मचारियों से जो रिश्वत लेते थे उसमें भी क्या कर दिया गया, प्रतिबंध लगा दिया गया। और क्या चीजें थी, यदि किसी गवर्नर जनरल द्वारा किसी राजा से युद्ध या संधि करनी हो तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से क्या लेनी पड़ेगी, इन्हें अनुमति लेनी पड़ेगी। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। और क्या चीजें हैं, अंग्रेजी अधिकारियों द्वारा किए गए अवैध कार्यों के लिए इंग्लैंड ने एक न्यायालय की स्थापना भी की गई थी। इतना समझ में आ गया। तो लिखेंगे हम 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। लिखो देखते हैं 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है, अब इसमें मैंने आपको जो जो चीजें बताई है, हमने क्या किया क्या नहीं किया वो कर लेते हैं। हमने क्या किया इसमें, हमने 2 व्यापारिक क्रियाकलाप, व्यापारिक जो क्रियाकलाप है और राजनीतिक क्रियाकलाप, इन दोनों को बांट दिया गया। अब कौन कौन करेगा इसका काम, अब ये काम जो है जो व्यापारिक वाला है ये क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करेंगे, जबकि राजनीतिक क्रियाकलाप की बात करते हैं इसे कौन करेगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर करेगा, कंट्रोलर करेगा। ठीक, इतना आपको समझ में आ गया होगा। और क्या क्या चीजें बताई थी, गवर्नर जनरल, लिखो यहाँ पे लिख लेते हैं, जो गवर्नर जनरल है, गवर्नर जनरल प्लस परिषद व प्रांतीय परिषद,
प्रांतीय, जो प्रांतीय क्या है हमारी, प्रांतीय गवर्नर है, गवर्नर प्लस परिषद, ठीक है, ये है। इनमें क्या किया, इनकी जो संख्या थी, इनकी संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई, ठीक है, 3 कर दी गई। फिर क्या है, इसमें जो कंपनी के कर्मचारियों से पर रिश्वत लेने पर प्रतिबंध लगा दिया। देखो, कर्मचारियों रिश्वत लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ठीक है, और क्या क्या चीजें थी, और क्या था कि कोई भी गवर्नर जनरल द्वारा किसी राजा के साथ संधि करनी है, अगर संधि करनी है तो वो किसे पूछेगा, इसे पूछेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से। संधि करेगा कोई भी तो वो किससे पूछेगा, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से पूछेगा, ठीक है। और क्या है, अंग्रेजी अधिकारियों द्वारा किए गए अवैध कार्यों के लिए इंग्लैंड ने एक न्यायालय भी बनाया था, ठीक है, तो उसकी स्थापना की गई। तो आज की जो ये 1784 पिट्स इंडिया एक्ट है, मैं वैसे यहीं पे पूरा करूंगी, क्योंकि अगर मैं आपको आगे बढ़ाती हूँ तो शायद आप बोर हो जाएं। मुझे ऐसा लगता है 3-3 एक्ट करके हम पढ़ाएंगे तो आपको समझ भी आएगा, ज्यादा पढ़ने से दिक्कत ना हो आपको, इसलिए आपका भी ध्यान रखा जाएगा। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, इस टाइम पे हमने क्या किया, जो व्यापार था उसे 2 भागों में बांट दिया गया। पहला है व्यापारिक क्रियाकलाप, दूसरा है राजनीतिक क्रियाकलाप। व्यापारिक में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को दे दिया गया, राजनीतिक क्रियाकलाप बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को दिया गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, कोई भी राजा द्वारा संधि की जाती है, कोई भी संधि होगी वो कौन देखेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से बात होगी तो संधि हो जाएगी। कर्मचारी जो रिश्वत लेते थे उनमें क्या कर दिया, प्रतिबंध लगा दिया गया। और क्या चीजें हैं, हमारे गवर्नर जनरल और परिषद या प्रांतीय गवर्नर जनरल परिषद, इनकी संख्या पहले थी 4, उसे घटा के कर दिया गया 3। तो आज मुझे लगता है आपको चीजें समझ में आ गई होंगी, नहीं आई है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको और अच्छे से सिखाने की कोशिश करूंगी। तो आज की क्लास यहीं पे पूरी होते हुए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।